नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने सी हेल्थ के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली उन तमाम बीमारियों के बारे में, उन रोगों के बारे में कि आप उनसे कैसे अवगत हो सकते हैं, कैसे आप उनके उपाय अपना सकते हैं, उन बीमारियों से बच सकते हैं। इन सब विषयों पर हम चर्चा करते हैं। इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे सांस की बीमारी के बारे में, और इस चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर तोशी शर्मा, जो कि MBBS हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम डॉक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसे कि आज विमेंस डे है, तो हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जो पढ़ाई है मेडिकल की, उसकी शुरुआत कैसे करी, और आपका जो आप बाहर से पढ़ के आई हैं USA से, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन आउट देयर। मेरा नाम तोशी है। जैसा कि इन्होंने बताया, मैं बचपन से ही मेडिसिन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, और वो अपने फादर डॉक्टर DV शर्मा की वजह से। बचपन से ही उनको इतना हार्ड वर्किंग, उनका नेचर, उन्होंने हम सबको बहुत इंस्पायर किया, और इसी वजह से मैं मेडिसिन लाइन में गई। मुझे जब से पता चला कि कुछ बनना होता है लाइफ में, मुझे हमेशा डॉक्टर बनने की ही चाहत थी। उसके बाद 12th के बाद मैंने जिपमेर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि हमारा एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है पौंडीचेरी में, वहाँ से अपना MBBS किया। उसके बाद मैंने USMLE के एग्ज़ाम्स लिखे, और अभी मैं US में यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट करके एक यूनिवर्सिटी है जो कि न्यूयॉर्क के पास है, उसमें मैं इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइज कर रही हूँ, और आगे मेरा कार्डियोलॉजी में फेलोशिप करने का प्लान है। जी बिल्कुल, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा हमें। डॉक्टर्स के साथ मैं जानना चाहूँगी कि हम आज बात करेंगे सांस की बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये रोग आखिर किन लोगों में देखा जाता है, और इसकी जो समस्या है दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जी, ये जो सांस की बीमारी है, या जो सांस की जो दिक्कत होती है, ये किसी भी एज ग्रुप में पाया जा सकता है। जी, छोटे से छोटा न्यूबॉर्न बच्चा, उससे बड़े बच्चे, एडल्ट, इवन एल्डरली, ये कभी भी सामने आ सकती है। जी, और जिस एज पे आती है उसका अलग कारण हो सकता है। जी, आजकल अगर आप देखें तो पोल्यूशन हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी, इस कारणवश जो रिएक्टिव एयरवे डिजीज जिनको हम कहते हैं, जिसमें कि ये बॉडी का अपना रिस्पॉन्ड होता है एक आउटसाइड एंटीजन की वजह से, जैसे कि आप एस्मा ले लीजिए या ब्रोंकाइटिस ले लीजिए, इस तरीके के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो कि वायु से लिंक नहीं है, उसके अलावा दिल की बीमारियां हो सकती हैं, उसमें जो हमारे हार्ट में वॉल्व्स होते हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक जो चीज़ अरिथमिया हम कहते हैं, जिसमें कि हार्ट की रिदम इफेक्ट हो सकती है, और जो ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट में, उन सब से भी ये सब हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर मैं जानना चाहूँ उसके साथ, अगर जो कहा जाता है कि जिन बच्चों को बचपन में निमोनिया होता है, तो उन बच्चों को बड़े होने के बाद उनको सांस की बीमारी की समस्या रहती है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी, इसका निमोनिया से क्या कनेक्शन है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन है। जी, अगर बचपन में ज़्यादा इन्फेक्शन हो लंग्स में, जी, तो इन्फेक्शन होने के कारण जो एक रिकवरी प्रोसेस लंग्स में चलता है रिपेयर का, वो कई बार अच्छा नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म में एक कंडीशन कॉल्ड ब्रोंकिएक्टासिस, जी, वो हो सकती है बच्चों में। जी, और ये ज़्यादातर तब होता है कि बार बार अगर रिपीटेड इन्फेक्शंस हों बच्चों में, अगर न्यूट्रिशन अच्छा ना हो जब वो बड़े हो रहे हैं, जी, या बार बार अलग तरीके की बीमारियां हों, और एक प्राइमरी केयर का चेकअप ना हो पाए हर साल। जी जी, तो उस कारणवश अगर इग्नोर रहे या न्यूट्रिशन अच्छा ना रहे, तो ये सब बीमारियां हो सकती हैं। आगे चल के अगर एस्मा को कंट्रोल ना किया जाए, तो भी वो आगे चल के सीवियर स्टेज तक पहुंच सकता है। डॉक्टर, इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो कहा जाता है कि जो सांस की बीमारी होती है उसका इलाज आजीवन चलता है, ये निरोग है, मतलब इसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस भी कारणवश सांस की बीमारी है, जी, उस
ट्रीटमेंट उसी पर डिपेंड करता है जी। अगर हम बात कर रहे हैं एस्मा की या ब्रोंकाइटिस की, तो आपकी ये बात सही है कि ये ऐसी बीमारी है जो कभी चली नहीं जाती, गायब नहीं होती जी। लेकिन इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट से डेफिनेटली अंडर वेल कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि किस भी दिन पर दिन की डेली एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम न आए जी। और इसके लिए भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल, कि अगर टाइम पर डॉक्टर के पास जाया जाए, अगर स्टार्टिंग स्टेजेस में ही एस्मा की डायग्नोसिस बन जाए जी, तो उन एलर्जेंस को अवॉइड करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, इनहेलर लेना टाइम पे किया जाए तो एक बिल्कुल ही आम जिंदगी बिताई जा सकती है। डॉक्टर एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि अवेयरनेस के लिए, तो अगर मैं बात करूं पेशेंट्स के बारे में, तो ज्यादातर देखा जाता है अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं जिससे पेशेंट समझ सके कि उसको आगे समस्या हो सकती है। ज्यादातर देखा जाता है किसी को खांसी होती है या थोड़ी बहुत सर्दियों में सांस की प्रॉब्लम होती है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं और शायद बाद में वो बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या लोगों का प्रोसेस रहता है इस प्रति। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इनफैक्ट जो आपने बोला कि सर्दी में खांसी होती है जी जी, वो एक साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी है कॉल्ड एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा जी। तो कई बार हमसे सोचते हैं कि एस्मा अगर डस्ट है तो उसी से होगा, उसी की वजह से, ऐसा नहीं है जी। तो और कई बार हम सोचते हैं कि अगर बचपन में एस्मा है तो ही बड़े होके होगा जी। कई बार 40 साल पे, 50 साल पे आप देखेंगे कि एस्मा उभर के आ रहा है, तो उसे कहते हैं एडल्ट ऑनसेट एस्मा जी। कई बार कई लोगों को केवल एक्सरसाइज, जब वो भागते हैं सुबह तभी खांसी आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है जी, तो जी। वो भी एस्मा हो सकता है बिल्कुल। और जो आपने लक्षण बताए वो वही है, खांसी आना, सांस फूलना, जल्दी ना चल पाना, ऐसा लगे कि सांस आ ही नहीं रही है, जिसे हम कहते हैं एयर हंगर जी, वो भी हो सकता है, या फिर बहुत जल्दी दिल का धड़कना, इस तरीके के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि आज विमेंस डे है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, आज महिलाओं के बारे में बात करना चाहूंगी कि जो महिलाएं जो होती हैं ज़्यादातर हमारे इंडिया में अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, और आपने जैसे कि बाहर से पढ़ाई की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि बाहर भी जो कंट्री है वहाँ की भी महिलाएं अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं क्या? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई थिंक कि अवेयरनेस हेल्थ के बारे में होना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जी, और इसका ऑनर्स हम सबको लेना चाहिए कि हम एक दूसरे को बताएं इस बारे में कि कितना हमें अवेयर होना चाहिए। स्पेशली विमेंस डे पे मैं विमेन को बताना चाहूँगी कि यूएसए में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वो पूरा गूगल कर चुका होता है जी, जिससे कभी कभार परेशानी भी होती है जी जी, लेकिन उसे सब कुछ पता होता है, सारे सिम्टम्स, और जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो डॉक्टर के पास आते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि सब यूएस में लोगों के पास प्राइमरी केयर फिजिशियन होता है जी, तो साल में एक बार एटलीस्ट वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो गाइडलाइंस के अनुसार उनका सारा प्रिवेंटिव चेकअप करते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, उसे हम बहुत ही अर्ली स्टेज में वहाँ पकड़ लेते हैं। जबकि यहाँ पर देखने में आता है कि काफ़ी हम एंड स्टेज तक ऐसी चीज़ें जो कि कैंसर तक भी हम बिल्कुल एंड स्टेज में पकड़ पाते हैं हाँ। बिल्कुल, तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और इसी पॉइंट पर मैं बताना चाहूँगी अपनी सारी विमेन फ्रेंड्स को, लेडीज़ को, गर्ल्स को, कुछ चीज़ें जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए और जो स्क्रीनिंग के लिए बहुत आवश्यक हैं। हर साल 18 साल के बाद एवरी ईयर वी शुड गेट अ ब्लड प्रेशर चेकअप। डायबिटीज़ 40 साल के बाद हर 3 साल चेकअप होना चाहिए। डिप्रेशन के लिए जो मेंटल इलनेस है उसका अभी भी इंडिया में बहुत स्टिग्मा है जी, कि डिप्रेशन है तो कुछ लोग लूजली बोल देते हैं ये तो पागल हो गया है या तो इसका कुछ नहीं होगा। तो ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, एकदम एक जैसे निमोनिया समझ लीजिए आप जी, एक कंडीशन है, उसकी डायग्नोसिस होती है जी, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है जी, और वो इंसान कंप्लीटली सही हो सकता है जी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अवेयरनेस और डायग्नोसिस जी। तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। डिप्रेशन स्क्रीन होता है, आप अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाएंगे, वो आपसे 8 सवाल पूछेंगे, उसमें आपके डायग्नोसिस बन जाता है, तो बहुत ही इजी है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर 21 ईयर्स के बाद हर 3 साल एक पैप्समियर होना चाहिए ताकि हम सर्विकल कैंसर को पकड़ सकें। हम बहुत ही एंड स्टेज के केसेस में जिपमेर में देखे हैं मैंने जी।
डॉक्टर मैं इसका जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि यूएस में लोग अपने अगर उनको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है गूगल करते हैं या थोड़ी बहुत उनको अपनी हेल्थ की नॉलेज हो जाती है तो वो पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया के लोगों में अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं होती, एक साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है, वो उसको ऐसे इग्नोर करते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको हम अवेयर कर सकें, ऐसी क्लासेस या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जिसके द्वारा लोगों को जो बेसिकली चीजें होती हैं बीमारियों के बारे में उसके प्रति उनको अवेयरनेस हो जाए? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है और ऐसा किया भी जाना चाहिए जी। मैं समझती हूँ कि जैसे यूएस में अगर आप रास्ते में चलते हुए भी कोई इंसान गिर पड़े जी, या बेहोश हो जाए जी, और उसकी सांस ना आ रही हो जी, तो कोई भी वहाँ का कॉमन इंसान सीपीआर कर देगा। सीपीआर माने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब चेस्ट पे कंप्रेशंस देना जी 30 सेकंड तक जी, और 2 बार मुंह से सांस देना जी, चेस्ट पर कंप्रेशंस देना और 2 बार मुंह से सांस देना। और ये कैसे चेक करनी है पल्स 10 सेकंड तक, हाथ में नहीं गले में करनी है। ये 4-5 चीजें हैं, मुझे लगता है कि हर स्कूल में ये क्लासेस दी जानी चाहिए। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जिम में जो लोग जाते हैं, जिम इंस्ट्रक्शंस, उनको, पुलिस जो हमारी है उनको और सभी को ये होना चाहिए। घर का अगर फैमिली मेंबर, जैसे आप समझें कि हार्ट अटैक या जो कार्डियक अरेस्ट है वो रात को होते हैं 12 बजे के बाद कई बार, तो फैमिली को अगर ये बेसिक सपोर्ट आता हो तो एम्बुलेंस के आने तक वो उसे जिंदा रख सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने कहा कि ऐसी अवेयरनेस अगर हो, हमारे इंडिया में बेसिक क्लासेस चलाई जाए, लोगों को इन बेसिक चीजों के बारे में अगर जानकारी हो तो काफी हद तक हम उनकी जान बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सांस की बीमारी के इलाज के बारे में, तो जो इनहेलर होता है उसके प्रति लोगों में ये भय रहता है कि अगर हमने ये लेना शुरू कर दिया तो उसकी हमें आदत हो जाएगी, हम एडिक्टेड हो जाएंगे और वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी, क्या ये ऐसा कुछ होता है, अगर हम इनहेलर लेते हैं तो हम क्या उसके एडिक्टेड बन जाते हैं? देखिए, दवाई आपको नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प करती है जी। ये एक सोच का फर्क है। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है तो बिल्कुल सही, जैसे मैंने पहले कहा कि एस्मा है वो कभी जाएगा नहीं, आपको इनहेलर का यूज करना ही पड़ेगा जी। बट आप ये देखिए, वो कोई अल्कोहल थोड़ी है, वो कोई ड्रग थोड़ी है, कोई कोकेन या मारिजुआना ऐसा थोड़ी है। आपकी लाइफ को और एफिशिएंट बनाने के लिए ये तो एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन का प्रोग्रेशन है, डेवलपमेंट है कि आज ऐसी चीज अवेलेबल है जिसे आप ऐसे सांस लें और आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा बोन है कि ऐसी चीज अवेलेबल है। अगर वो इनहेलर नहीं होता तो हमारे जो एस्मेटिक्स हैं या सीओपीडी है या ब्रोंकिएक्टासिस है तो वो हमेशा उनको सांस ही नहीं आती जी। तो इसको तो हमें एक बहुत ही पॉजिटिव इनोवेशन समझ के अपनाना चाहिए जी। डॉक्टर, दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि इनहेलर कोई एडिक्शन नहीं है, कोई ऐसा अल्कोहल नहीं है कि आप उसके प्रति एडिक्टेड हो जाएंगे। ये सिर्फ एक दवाई है जो आपको जीने में और भी ज़्यादा आसानी बनाता है, आपको सांस लेने में आसानी होती है। ये सिर्फ उसके लिए, ना कि कोई एडिक्शन नहीं है ये। डॉक्टर्स के साथ मैं जानना चाहूँगी, जो अटैक जो पड़ता है कभी कभी, जो सांस का जो होता है वो अटैक कभी कभी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो ऐसे कौन से केस आते हैं क्रिटिकल, ऐसे कब बन जाते हैं कि उस मरीज को अटैक पड़ जाता है? बिल्कुल, अगर एस्मा का प्रॉपर डायग्नोसिस हो चुका हो और पेशेंट को पूरा अच्छे से समझाया जाए कि ये इसके सिम्टम्स हैं, तो पेशेंट खुद ही अपने आप ही, जैसे ही एस्मा अटैक स्टार्ट होता है जी, सबसे पहले पेशेंट ही डायग्नोस कर लेता है अपने आप जी। तो ज़रूरी है कि उसके पास इनहेलर हो उस टाइम और उसके पास एक डॉक्टर का कॉन्टैक्ट हो जिससे वो इनहेलर लेके उसके पास जा पाए। अगर हम टाइमली इनहेलर नहीं लेंगे जी और दवाई नहीं लेंगे, अगर अटैक का कॉज एक इन्फेक्शन है तो आपको उसे भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो आपको इनहेलर भी लेना है और डॉक्टर के पास भी जाना है ताकि वो ये पता कर सके कि इस अटैक का कॉज क्या है। हो सकता है कुछ ना हो सकता है पोल्यूशन ही हो और इनहेलर या स्टेरॉइड से काम चल जाए, लेकिन अगर उसे आप इग्नोर करेंगे और आपकी सांस फूलती रहेगी और घंटे हो गए, एक दिन हो गया, तो अचानक ऐसा आ सकता है कि आपका हार्ट और लंग एकदम बंद हो जाए और फिर आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाए और आपकी डेथ हो जाए जी। तो ऐसे केसेस मैंने इंडिया में भी नहीं, यूएस में भी देखे हैं जी। बहुत ही रेयर वहाँ पे, बट वहाँ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है तो ऐसा बहुत ही कम होता है।
जी डॉक्टर, अगर बात करूं जैसे कि आपने बताया अगर अटैक पड़ता है तो अगर फैमिली के लोग जो होते हैं परेशान हो जाते हैं और वो घबरा जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे वक्त पे उस ऐसी सिचुएशन पे उनके जो परिवार के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए अगर इनहेलर नहीं है तो उस वक्त उन परिवार के लोगों को उनके साथ क्या करना चाहिए ताकि हॉस्पिटल जाने तक उनकी जान बची रह सके? बिल्कुल, अगर उनको अटैक आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं फिर से यही कहूँगी कि जो इनहेलर है वो बहुत ही छोटी, अफोर्डेबल और लाइफ सेविंग चीज़ है जी। तो ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए कि एक एस्मा जिसकी डायग्नोसिस हो चुकी हो उसके पास इनहेलर ना हो जी, क्योंकि वही लाइफ सेविंग है। अगर नहीं है तो सबसे पहले ऑब्वियसली एम्बुलेंस को कॉल करिए, बिल्कुल भी घबराएं नहीं जी। अगर उसे सांस आने में प्रॉब्लम है ये चेक करें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो यहाँ पे गले में, कोई इन्फेक्शन ना हो, और जल्दी से जल्दी उसे लेके जाए, अस्पताल जा सके। अगर इनहेलर नहीं है तो एस्मा में ऐसी बहुत कम चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी उसमें कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन काम नहीं करती है। तो प्रिवेंशन इज क्योर इन एस्मा। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर तोशी शर्मा, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं सांस की बीमारी के बारे में कि आखिर ये किस कारण से होती है, इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। मगर दर्शकों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हमारे साथ तोशी शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं सांस की बीमारी के बारे में कि किस तरीके से हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, कैसे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं इसके बारे में कि हम इन इलाजों से, इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर्स के हाथ में जानना चाहूंगी कि देखा जाता है ज्यादातर की जो सांस की बीमारियां जो होती हैं वो उसके बाद धीमे धीमे करके इंसान दिल का मरीज बन जाता है। तो मैं सांस की बीमारी और दिल से इसका क्या कनेक्शन है इसके बारे में जानना चाहूंगी। बिल्कुल, तो जो सांस की बीमारी है ये कई चीज़ों की वजह से स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि मेनली लंग्स की प्रॉब्लम हो, जैसे कि एस्मा है जी, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जिसे हम COPD कहते हैं, ब्रोंकिएक्टासिस जैसे हमने अभी मेंशन किया। उसके अलावा हो सकता है कि लंग की प्रॉब्लम ना हो और सीधे हार्ट से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो, जैसे कि अरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें कि हमारी हार्ट रिदम इरेगुलर हो। इसके अलावा जैसे कि स्टेनोसिस, हमारा जो वॉल्व है वो स्टेनोस्ड हो। उसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्ट फेलियर जो कि 2 प्रकार का होता है जी। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम लंग से स्टार्ट हुई और इतना एक तरीके से आप वजन कह सकते हैं हार्ट पर पड़ा कि उससे हार्ट इफेक्ट हुआ। क्योंकि आप देखें तो हमारा जो ब्लड आता है पहले हार्ट में, वो पहले हार्ट के राइट साइड में आता है, फिर लंग्स में जाता है और फिर लेफ्ट साइड में आता है जी। तो अगर राइट साइड में ब्लड आ गया और लंग्स में प्रॉब्लम है तो वो ब्लड बैकफ्लो हो जाएगा एक तरीके से जी। तो जो प्रेशर उल्टा पड़ता है उसे हम कहते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर जी। तो वो एक तरीके से लंग्स की वजह से हार्ट फेलियर हो गया। तो ये इंटरचेंजेबल भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं जी। तो डॉक्टर एक तरह से कह सकते हैं कि जब इंसान की जो मनुष्य जो होता है उनकी सांस की बीमारियां जो होती हैं शुरुआती अगर दिनों में वो लोग अपनी दवाइयां जो मेडिसिन होते हैं वो टाइम पर नहीं लेते हैं, इस कारण ये बीमारी बढ़ जाती है और दिल तक पहुंच जाती है, ये भी हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो लंग की बीमारी अगर एस्मा हो और अनकंट्रोल्ड रहे वो कई सालों तक, तो डेफिनेटली हार्ट फेलियर हो सकता है जी। और इस तरह और भी चीजें हैं, लंग की बीमारियां हैं और आपका थायराइड है जी। और भी चीजें हैं जो हार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं इसके साथ में जी। डॉक्टर के साथ में जानना चाहूंगी कि हमारे जो इंडिया में है जो मेडिकल क्षेत्र में पैरामेडिकल जो आप बता रही थी, इसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या सुविधा इसमें और बढ़ानी चाहिए ताकि जो मेडिकल जो लाइन है और जो लोगों को इससे फायदा मिल सके? बिल्कुल, एक जो US में मैंने बड़ी चीज देखी वो ये है कि वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ है वो वेरी वेल इक्विप्ड, वेरी वेल स्किल्ड, इतना ज़्यादा कि अगर डॉक्टर भी कुछ मिनट तक ना पहुँच पाए तो उन्हें सब कुछ आता है पेशेंट का क्या करना है। इसी तरीके से फार्मेसी डिपार्टमेंट हमारा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी तरीके से IV थेरेपिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट्स। तो ऐसी क्लासेस चलाई जाएँ इंडिया में, ऐसे और कोर्सेज हम लेके आएँ
जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगी जी। और साथ में एक टीम बनाएंगी डॉक्टर की, जिससे कि बहुत ही एफिशिएंसी से काम हो पाएगा। एक डॉक्टर के पास अगर ये सारी चीजें हो तो वो काफी एफिशिएंटली और अच्छे से एक काफी बिग नंबर ऑफ पेशेंट्स का केयर कर सकते हैं। और एक बड़ा डिफरेंस ये भी है, आप देखिए कि यूएस में जो हेल्थ केयर को अलॉटेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है जी, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अप टू मोर देन 17% है। तो उसमें गवर्नमेंट करती है पानी को साफ रखना जी, और क्लेनलीनेस पे बहुत भाव देती है। जैसे वहाँ का आप देखें तो जिस पानी से नहाते हैं उसी पानी को पीते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई आरओ का सिस्टम या एक्वा ये सब जरूरत ही नहीं है जी। पूरे यूएस में जहाँ आप जो पानी पीते हैं उसी से नहाते हैं, तो इतना साफ है वहाँ का पानी जी। इसी वजह से इन्फेक्शियस वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, डायरिया और ये सब जी। और उसका कंपैरिजन आप इंडिया से करें तो वहाँ 17% जीडीपी है और यहाँ लेस देन 4% जीडीपी हेल्थ केयर को अलॉटेड है जी। आई नो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत एफर्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, विच इज अमेजिंग, वेरी गुड। और हमें जरूरत है कि हम करते रहें मोर एंड मोर अलॉटमेंट फॉर हेल्थ केयर फ्रॉम आवर जीडीपी, ताकि एज अ नेशन हमें स्ट्रॉन्गर पॉपुलेशन बन सके जी। डॉक्टर्स के साथ में अगर बात करना चाहूंगी, जो सांस की बीमारी में बोला जाता है कि मॉर्निंग वॉक काफी इफेक्टिव रहती है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कितना ज्यादा जरूरी है इन मरीजों के लिए मॉर्निंग वॉक या योगा? बिल्कुल, योगा और मॉर्निंग वॉक दोनों ही बहुत अच्छे माध्यम है अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप किसी बहुत ही पोल्यूटेड रीजन में रह रहे हैं तो बेटर है कि आप या तो अपने घर के अंदर ही या कहीं किसी पार्क में जाके करें, और मॉर्निंग वॉक एक रोड पे ना करें, क्योंकि अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है कई जगहों का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक प्राणायाम जो हमारा योगा में है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर लंग्स, और साइंटिफिकली भी इसको प्रूवन किया जा सका है। पेशेंट्स एडमिट होते हैं तब भी हम उनको एक तरीके की एक्सरसाइज देते हैं, वहाँ पे स्पायरोमेट्री कह के, वो भी एक तरीके का प्राणायाम ही है। तो इट्स अ साइंटिफिक टेक्निक, बिल्कुल योगा करना चाहिए और मॉर्निंग वॉक भी बिल्कुल एनकरेज करनी चाहिए। लंग की हेल्थ के साथ मॉर्निंग में की गई एक्सरसाइज ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ाती है बॉडी का, जिससे कि लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए। डॉक्टर, अगर मैं डाइट की बात करूं, क्या जो सांस की जो रोग के जो मरीज होते हैं, क्या उनकी क्या कोई स्पेशल डाइट होती है? तो स्पेसिफिकली लंग एज अ ऑर्गन है, उसके लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं है जी। बट किसी भी आजकल की बीमारियों से जूझने के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीविटामिन्स लें, ऑर्गेनिक फूड लें जी। ये जो पेस्टिसाइड्स ये सब जो आज वेजिटेबल्स में आ रहे हैं जी। दूध जो है काफ़ी सिंथेटिक आ रहा है, तो कोशिश करें कि अगर पास में कोई भैंस या कोई भी आपका जानने वाला हो जो प्योर घी और दूध ला सके, वो बहुत अच्छा है। और घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर कम से कम खाएं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज क्योर इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी तो आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे जी। डॉक्टर, अगर बात करूं जो सांस के जो रोग के जो मरीज होते हैं, जो इस मौसम में उनको ज़्यादा परेशानी होने लगती है, तो ऐसे उनको इस समय पे ऐसे कौन कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, क्या प्रिकॉशन उन्हें अपनाने चाहिए कि समस्या उनको इस मौसम में ज़्यादा ना हो? बिल्कुल, तो इस मौसम में देखिए हर इंसान का अपना एक ट्रिगर होता है जिससे वो रिएक्टिव होता है मोस्टली। तो आप देखेंगे यूजुअली डस्ट जो होती है उससे होता है ट्रिगर। तो बाहर डस्ट में न जाएं, कोशिश करें जो कारपेट्स हैं उनकी उनको क्लीन किया जाए, सारी डस्टिंग रोज की जाए, क्लीन रहे वो सब एकदम। अगर आपको पेट से एलर्जी है तो आप पेट्स के पास न जाएं जी। और अगर एक्सरसाइज से आपको प्रॉब्लम है तो आप उस तरीके की एक्सरसाइज ना करें तो जो भी आपका पर्सनल ट्रिगर है उससे बच के रहें, और डस्ट से मेनली बच के रहना चाहिए जी। डॉक्टर्स के साथ मैं बात करना चाहूंगी कि आज विमेंस डे है, तो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि आप महिलाओं को और क्या बताना चाहती हैं कि वो अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहें? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, हमारे पास इंटरनेट है, गूगल है जी। साइंटिफिक नहीं है, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, पर आई स्टिल बिलीव कि उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है, अच्छे आर्टिकल्स हैं, जो भी अच्छे रेफरेंसेस के, आप उन्हें पढ़ें जी। अगर आप घर पे ही हैं, और आजकल तो जियो फोन है जी, इंटरनेट सबके पास है, उनको पढ़ें। आपको कोई भी सिम्टम्स हैं
तो उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन सबके पास होना चाहिए। उसे साल में आप अपना डे बना लीजिए, अपने बर्थडे पर एक बार ज़रूर जाएं। जो आपके एज के अनुसार स्क्रीनिंग होनी चाहिए उन पर वो सारे टेस्ट करवाएं, सारी अपने डॉक्टर से बात करके रखें और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें कुछ भी प्रॉब्लम होने पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि महिलाएं जो होती हैं अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक कम होती हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए काफ़ी आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, तो उनका यूज़ करके अवेयर हो सकती हैं। और ये भी है कि यहाँ पे जैसे मम्मी होती हैं घर की, तो वो पहले अपने हस्बैंड की, बच्चों की सबसे लास्ट में उनका खुद का नंबर आता है। बट होना उल्टा चाहिए जी, क्योंकि आप उन सबका ख्याल रख रहे हो, तो अगर आपकी तबीयत ठीक रहेगी तभी आप उनका कर पाओगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर अपने को नंबर 1 रखेंगी तो डेफिनेटली आप सबकी केयर कर पाएंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर तोशी शर्मा, जिनसे आज हमने बहुत सारी जानकारियां ली कि किस तरीके से सांस की अगर बीमारी होती है तो हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, किस तरीके से हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ली। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि महिलाओं को अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वही सबका घर में ख्याल रखती हैं। अगर वही बीमार होंगी तो वो कैसे ख्याल रख पाएंगी। इसी के साथ दर्शकों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर, चलते चलते मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? Happy International Women's Day and a huge applaud to all the wonderful women out there who put others first before themselves. दर्शकों, आज हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।